हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रजनी वशिष्ठ, एसोसिएट प्रोफेसर आरडीएस कॉलेज भरतपुर। पिछली वीडियो में हमने अनुसंधान का अर्थ और सांख्यिकीय अनुसंधान के प्रमुख चरणों का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन। सांख्यिकीय अनुसंधान का आयोजन का अर्थ है कि हम जब किसी भी चीज़ की रिसर्च करते हैं या किसी भी चीज़ की खोज करते हैं, किसी भी समस्या का अध्ययन करते हैं, तो उससे पहले हमें उसकी प्लानिंग करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिकल प्लानिंग करनी पड़ती है। तो उस प्लानिंग के लिए हमें कुछ बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि अनुसंधान का उद्देश्य एवं क्षेत्र। यानी अनुसंधान जो हम करने जा रहे हैं, जिस की भी समस्या या जिस भी प्रॉब्लम को या अर्थशास्त्र की किसी भी सिद्धांत की या किसी भी हम अनुसंधान की हम खोज करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए कि किस उद्देश्य से हम उसमें समंक एकत्रित करेंगे और उसका अनुसंधान करेंगे। मान लीजिए जैसे आपको भरतपुर के बेरोजगारी का डाटा देखना है, तो उसके लिए उसका आपका उद्देश्य क्या है? बेरोजगारी का डाटा कलेक्ट करना। तो उसके लिए आपको देखना है कि आपको कौन सी बेरोजगारी देखनी है, शिक्षित बेरोजगारी, अशिक्षित बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। तो सबसे पहले हम अनुसंधान का उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे उस अनुसंधान को करने के। और दूसरा है उसका क्षेत्र। अगर हमारा क्षेत्र क्या है, यानी कि हमारा कौन सा एरिया हमने क्या लिया है, पूरा राजस्थान लिया है या राजस्थान में कुछ ज़िले लिए हैं या ज़िले में या फिर तहसील ली है या भरतपुर डिस्ट्रिक्ट लिया है। तो जो भी हमारा क्षेत्र है, उस क्षेत्र का हमें पहले किस क्षेत्र का हमें अनुसंधान करना है, किस क्षेत्र का हमें स्टैटिस्टिक्स डाटा कलेक्ट करना है, वो हम पहले उसका हम क्षेत्र और उद्देश्य को ले लेते हैं। क्षेत्र और उद्देश्य को हम निश्चित कर लेते हैं कि हमारा उद्देश्य क्या है और हमारा क्षेत्र क्या है। दूसरा है सूचना के स्रोत। सूचना के यानी कि आपकी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचना स्रोत के साधनों या स्रोतों के बारे में भी हमें उचित निर्णय लेना बहुत ज़रूरी है। यानी सूचना का स्रोत जो है हमारा प्राथमिक भी हो सकता है और द्वितीयक भी हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। अगर हमें बिल्कुल नए सिरे से हमें किसी समस्या का या किसी भी प्रॉब्लम का अनुसंधान करना है, तो हम प्राइमरी डाटा लेते हैं। और अगर हमें पहले वो काम हो चुका है, हमें केवल उसके आगे काम बढ़ाना है, उसके आगे का डाटा कलेक्ट करना है, तो हम उसको सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करते हैं। तो इसलिए प्राथमिक और द्वितीय यानी प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा, इस तरह से हमें मालूम होना चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है या हमें जहाँ अनुसंधान करना है, वो उसमें हमें नए सिरे से करना है या फिर वो पहले हो चुका है, हमें उसको ही आगे बढ़ाना है। तो इस तरह से मान लीजिए कि अगर यहाँ के भरतपुर के आप किसी भी औद्योगिक संस्थान का आय और व्यय का डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उस औद्योगिक संस्थान में जाएंगे और वहाँ से आप प्राइमरी डाटा कलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर आपको आरडीएस कॉलेज के ये देखना है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे फेल हुए, तो उसमें आप आरडीएस कॉलेज के जो टीआर आ चुकी है, उसके आधार पर आप क्या करेंगे, बच्चों के पास और फेल का रिज़ल्ट निकालेंगे। तो ये आपका सेकेंडरी डाटा होगा। तो इसके बाद है आपका अनुसंधान का प्रकार। अब अनुसंधान के कई प्रकार हैं। एक तो आपका अनुसंधान का है सेंसिस और दूसरा है सैम्पलिंग। अब अनुसंधान के उद्देश्य, क्षेत्र, लागत आदि के आधार पर यह निश्चय कर लेना चाहिए कि हमारा अनुसंधान का क्षेत्र या अनुसंधान का प्रकार किस तरह से होगा। तो एक तो होता है संगणना और ये होता है प्रतिदर्श। यानी कि संगणना, ये सेंसिस का मतलब होता है समग्र, यूनिवर्स, पॉपुलेशन। यानी जब हम पूरे समग्र का जो हमारा क्षेत्र है उसकी हम सभी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, तो वो आपका होता है समग्र
या फिर सेंसेस। लेकिन जब आप उस समग्र में से कुछ इकाइयों को लेते हैं तो वो आपका होता है सैम्पलिंग। मान लीजिए आप आर.डी. गर्ल्स कॉलेज के सभी विद्यार्थियों का अध्ययन करना चाहते हैं कि पास और फेल का, तो वो हो जाएगा आपका समग्र। लेकिन उसमें से आप मान लीजिए कुछ, यानी आप केवल फर्स्ट ईयर क्लास को देख रहे हैं या केवल सेकंड ईयर क्लास को देख रहे हैं या केवल आप वाणिज्य का देख रहे हैं या आप क्या केवल कला का देख रहे हैं, तो उसमें से अब हम कुछ सैंपल लेते हैं तो वो हमारी हो जाता है सैंपल या फिर प्रतिदर्श। दूसरा आपका है, इसमें अनुसंधान के प्रकार में ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। एक तो आपका प्रत्यक्ष अनुसंधान उसे कहते हैं जिसमें तथ्यों का प्रत्यक्ष संख्याओं के रूप में माप संभव है, यानी जिनकी संख्या के रूप में हम प्रत्यक्ष माप कर सकते हैं, मेजरमेंट प्रत्यक्ष कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति की आय, आयु, भार, उत्पादन, ऊंचाई, आयात, निर्यात, ये सब प्रत्यक्ष हैं जिनको हम किस संख्या के रूप में माप सकते हैं, तो वो आपका हो जाएगा प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष, जैसे मान लीजिए हमें बौद्धिक स्तर पर माप करना है कि ये स्टूडेंट या ये स्टूडेंट ज़्यादा बुद्धिमान है, दूसरा स्टूडेंट कम बुद्धिमान है, तो इसका हम कैसे अध्ययन करेंगे, इसका हम कैसे अनुसंधान करेंगे? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेस्ट लेना पड़ेगा। और टेस्ट के आधार पर जो अंक आएंगे, उन अंकों के आधार पर हम क्या देखेंगे कि जिसके अंक ज़्यादा आएंगे वो दिस इज़ मोर इंटेलिजेंट। तो एक आपका हो गया प्रत्यक्ष आधार पर, दूसरा हुआ अप्रत्यक्ष आधार पर। तीसरा है गुप्त और खुला अनुसंधान, यानी कॉन्फिडेंशियल और ओपन, यानी गोपनीय अनुसंधान सरकार द्वारा राजकीय प्रयोग के लिए व्यापारिक संस्थाओं द्वारा निजी उपयोग के लिए गुप्त रूप से कराए जाते हैं। कई बार सरकार जो है किसी की इंक्वायरी करना चाहती है, या बहुत से सरकारी ऐसे आंकड़े होते हैं जो वो उसको शो नहीं करती, तो इस तरह से कई बार जो आपके वो है कॉन्फिडेंशियल भी आपका अनुसंधान होता है। और ओपन अनुसंधान जिसको हम जो सभी आसानी से गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज प्रकाशित करती हैं, वो आपका हो गया ओपन अनुसंधान। नेक्स्ट आपका फोर्थ है प्रारंभिक अथवा पुनरावृत्ति, इनिशियल और रिपीटेटिव, यानी कि प्रारंभिक अनुसंधान वह है जो किसी क्षेत्र में प्रथम बार किया जाता है। उसके लिए अनुसंधान नए तरीके से, नए ढंग से बनानी पड़ती है, यानी पहली बार जब अनुसंधान होता है तो नए तरीके से उसका आयोजन, उसकी योजना बनानी पड़ती है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त जो रिपीटेशन है वो पुनरावृत्ति अनुसंधान, यानी पहले जो अनुसंधान हो चुका है उसी में आगे अनुसंधान अगर हमें करना है तो वो आपका पुनरावृत्ति अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट फिफ्थ है आपका क्रमिक अथवा सामयिक। क्रमिक यानी रेगुलर, और एडहॉक मतलब जो हम कभी कभी, क्रमिक का मतलब रेगुलर रूप से जब अनुसंधान होता है, जैसे कि हमारे हर सप्ताह जो मूल्य सूचकांक है उसके आंकड़े एकत्रित होते हैं, तो वो आपका कहलाता है क्रमिक, यानी रेगुलर जो अनुसंधान चलता रहता है वो आपका रेगुलर कहलाता है। इसके अलावा जैसे सामयिक जो कभी कभी, जैसे मान लीजिए जनसंख्या के आंकड़े 10 साल बाद होते हैं, तो जनसंख्या आपका जनगणना होती है, या बहुत सारे ऐसे हैं जो कि कभी कभी उसकी आयोजन उसका रिसर्च होती है, या उसका जो है आपका इंफॉर्मेशन लेनी होती है, तो वो आपका सामयिक कहलाता है। इसके अलावा डाक द्वारा व्यक्ति यानी अनुसूचियाँ या प्रश्नावली भरकर जो डाक के द्वारा भेजाई जाती हैं वो डाक द्वारा हो गया। और इसके अलावा व्यक्तिगत, यानी अपने पर्सनल जाकर जब हम कोई अनुसूची, कोई प्रश्नावली, क्वेश्चनर भरवाते हैं तो वो आपका व्यक्तिगत अनुसंधान हो गया। इसके अलावा सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी, यानी कुछ अनुसंधान सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कराए जाते हैं, जैसे जनगणना। अर्ध सरकारी संस्थान ऐसी संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं जिन्हें सरकारी संरक्षण प्राप्त हो, जैसे नगर निगम, विश्वविद्यालय आदि द्वारा की जाने वाली जांच,
गैर सरकारी अनुसंधान, जैसे व्यापार संघ, औद्योगिक संस्था, निजी अन्वेषण, किसी भी हम अपना पर्सनल, मान लीजिए कोई मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहूँ, मैं कोई किसी भी तरह का कोई डाटा कलेक्ट करना चाहूँ तो वो गैर सरकारी हो गया। तो इस तरह से सरकारी, और सरकारी और गैर सरकारी अनुसंधान, इस तरह से जो आपके अनुसंधान सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण, यानी संख्यात्मक माप वह निश्चित आधार होना आवश्यक है जिसमें सांख्यिकी माप वह माप का आधार है जिसके अनुसार समंक एकत्रित किए जाते हैं, उनका विश्लेषण भी किया जाता है और निर्वचन यानी कि इंटरप्रिटेशन भी किया जाता है। यानी संख्याओं को पहले कलेक्ट करते हैं, फिर उसका एनालिसिस टेबल के द्वारा, इक्वेशंस के द्वारा, मैथमेटिकल मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोरिलेशन आदि के द्वारा, फिर उसका इंटरप्रिटेशन करके उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये आपकी सांख्यिकी इकाइयों का निर्धारण, यानी इसमें सांख्यिकी इकाई का निर्धारण बहुत कठिन कार्य है, इसलिए बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। आदर्श सांख्यिकी में निम्न विशेषताएं होनी चाहिए, जैसे स्पष्ट परिभाषा, यानी परिभाषा बिल्कुल, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि हमें किस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करना है, मजदूरी का करना है, बेरोजगारी का करना है, साक्षरता का करना है, किसका हमें इन्वेस्टिगेशन, किस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, या हमें किस से संबंधित आर्थिक गतिविधि का इन्वेस्टिगेशन या अनुसंधान करना है। स्थिर और प्रमापित होना चाहिए, यानी कि बिल्कुल इकाई ऐसी होनी चाहिए जिसके मूल्य में शीघ्रता से परिवर्तन ना हो, और प्रमापित भी होना चाहिए, सर्वमान्य होनी चाहिए। उपयुक्तता होनी चाहिए, यानी अनुसंधान के उद्देश्य के अनुकूल ही इकाई का निर्धारण किया जाना चाहिए। यदि जांच बड़े पैमाने की है तो इकाई बड़ी होनी चाहिए, छोटे पैमाने की जांच है तो छोटे पैमाने की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा सजातीय और एकरूपता होनी चाहिए, यानी सजातीयता होनी चाहिए। सजातीयता का मतलब क्या है कि जैसे जहाँ हमने स्त्री ली है वहीं हम स्त्रियों का डाटा रखेंगे, जहाँ हमने साक्षर का डाटा रखना है वहाँ साक्षर का डाटा रखेंगे, जहाँ निरक्षर का हमें डाटा रखना है वहाँ निरक्षर ही लेंगे। इसमें आयु वर्ग भी हो सकती है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल होना चाहिए। तो इस तरह से सजातीयता और एकरूपता होनी चाहिए। संकलन और आगणन इकाइयाँ, यानी संकलन जो है उसका जो कलेक्शन है वो भी, डाटा का जो कलेक्शन है वो भी सही तरीके से होना चाहिए, सरल होना चाहिए। विश्लेषण और निर्वचन की इकाइयाँ भी सही ढंग से ही की जानी चाहिए। तो इस तरह से हमने देखा कि अनुसंधान का आयोजन, सांख्यिकी अनुसंधान का आयोजन, यानी प्लानिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन किस तरह से किया जाना चाहिए,